अध्याय 6 उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह इसके रचयिता हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 मई सन 1993 ईस्वी को अहमदाबाद में हुई थी। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिरवियोग सहना पड़ा। अर्थात जब ये छोटे थे 8-9 वर्ष के, तब इनकी माँ का देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। अर्थात इतने सारे दुख सहन करके भी काल ने जो उनसे छीन लिया था उसको उन्होंने अपनी कविताओं में जीवित रखा। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। बिंबधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में बिंबों का प्रयोग किया है। और बिंब वो होते हैं, संवेदनाओं को जब हम शब्दों के माध्यम से चित्रित करते हैं तो बिंब कहलाते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इमेज। अर्थात हम किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जो अनुभव करते हैं उसको शब्दों के माध्यम से यदि चित्रित करते हैं तो वो बिंब कहलाते हैं। तो बिंब होते हैं मन के अनुभव या बोध, जिनका हम ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं। कल्पना द्वारा इंद्रियों के अनुभव के आधार पर निर्मित शब्द चित्र ही बिंब कहलाते हैं। बिंब 2 प्रकार के हैं, इंद्रिय बोधगम्य और मिश्रित इंद्रिय बोधगम्य। इंद्रिय बोधगम्य में 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो हमारे अनुभव हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, उनको हम शब्दों के माध्यम से चित्रित करते हैं। और मिश्रित इंद्रिय बोध बिंब में मानस बिंब होते हैं, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्रोतों से लिए गए बिंब होते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। जिस प्रकार से हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश होता है, उसी प्रकार से उर्दू हिंदी शब्दकोश भी होता है, उसका इन्होंने संपादन किया है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। अर्थात सवेरे का जो समय होता है तब हर क्षण प्रकृति अपना रूप परिवर्तित करती है। हम आसमान में देखें तो सबसे पहले प्रातःकालीन जो दृश्य होता है वो धीरे धीरे अपना रंग बदलता है और वो दृश्य बदलते बदलते फिर सूर्योदय होता है। तो उन सभी घटनाओं का कवि ने शब्द चित्र के माध्यम से वर्णन किया है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। जितने भी आकाशीय परिवर्तन प्रातःकाल होते हैं उन सभी को उन्होंने घरेलू बिंबों के माध्यम से, अर्थात घर में जो वस्तुएं होती हैं उनसे समानताएं दिखाकर, घर में जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे समानताएं दिखाकर उन्होंने उस आकाशीय परिघटना का वर्णन किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। भाषा से तात्पर्य है कि कवि प्रगतिवादी है तो भाषा भी हिंदी है। बिंब और लय, कविता को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि कविता की जो लय है वो कितनी अच्छी तरीके से संयोजित की गई है। तो भाषा, बिंब और लय का मणि कांचन संयोग, जिस प्रकार से मणि और कंचन अर्थात सोना मिलकर एक सुंदर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार से कविता में सुंदरता प्रकट की गई है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। तो इसी सौंदर्य को हम कविता उषा के माध्यम से पढ़ेंगे। उषा सूर्योदय के ठीक पहले का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण इस कविता में है तथा पल पल परिवर्तित होती प्रकृति का शब्द चित्र भी इसमें मिलेगा। और पूरी कविता उपमा अलंकार से सज्जित है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः नभ था बहुत नीला। सबसे पहले जब प्रातः का जो नभ होता है, आकाश होता है, वो नीले रंग का होता है। और शंख से इसकी तुलना की गई है
उपमा दी गई है शंख जैसा, क्योंकि शंख जैसे पवित्र होता है, इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि प्रातःकालीन जो समय होता है वो बहुत ही पवित्र और उज्ज्वल माना जाता है। तो पहली जो इसमें उपमा दी है, बहुत नीला शंख जैसे, और जैसे शब्द यहाँ पर आया है इसलिए यहाँ पर उपमा के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में चूल्हे को सवेरे के समय लीप देते हैं, अर्थात उसको पवित्र कर देते हैं, तो राख से जब उसे लीपते हैं तो हम जानते हैं राख हल्के स्लेटी रंग की होती है। जब हम उसको गीली कर देते हैं और चूल्हे पर उसको लीप देते हैं तो उसका रंग नीला नीला होता है। कोष्टक में लिखा हुआ है अभी गीला पड़ा है, तो इसका तात्पर्य है कि जो चूल्हा चौका है वो अभी गीला है, अर्थात खाना बनाने में अभी समय बाकी है। इसी प्रकार से जो नभ है उसका जो नीला रंग है वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि सूर्योदय होना अभी बाकी है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। तीसरा जो बिंब यहाँ लिया गया है, बहुत काली सिल। बहुत काली सिल, सिलबट्टा हम जानते हैं गांव में जब मसाला पीसते हैं उसके लिए पत्थर का सिलबट्टा होता है जो मसाला पीसने में काम आता है, वो काले रंग का हो, उस पर यदि लाल केसर पीस कर उसको धो दिया जाए तो उसका जो रंग होता है उसी की तुलना प्रातःकालीन नभ से की गई है कि जब नीला नीला आसमान के बाद हल्का सा प्रकाश दिखाई देता है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे रात की कालिमा के बाद सवेरे की जो लालिमा का संयोग है, दोनों मिलकर ऐसा प्रतीत होते हैं जैसे काली सिल पर लाल केसर को पीसने के बाद धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर, स्लेट जब पुराने समय में बच्चों के लिखने के लिए कक्षा 1 से जब बच्चा लिखना सीखता था तो स्लेट पर लिखना सीखता था। स्लेट काले रंग की होती है, उस पर लाल खड़िया चाक से बच्चे लिखने का कार्य करते थे। जब लिखने के बाद जब उसे हम पोंछ देते हैं, मिटा देते हैं, तो काला रंग और उसकी लाल खड़िया चाक की लालिमा मिलकर जो रंग बनाते हैं वो प्रातःकालीन नभ का है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील से तात्पर्य है नीला। नीला जल जब किसी भी पोखर सरोवर का स्थिर जल होता है, नीले नीले रंग का दिखाई देता है, या समुद्र का जल है तो विशाल जल राशि जब स्थिर होती है तो नीले रंग की दिखाई देती है। और उसमें किसी की गोर झिलमिल देह है, किसी का गोर वर्ण शरीर यदि उसमें दिखाई देता हो और वो हिल जाए, पानी उस समय हिल जाए जब प्रतिबिंब दिख रहा है, तो उस समय का जो लहरदार जो चित्र बनता है जल में, वैसा ही चित्र आसमान में बना हुआ है, कवि कहना चाह रहे हैं। और के बाद जो बिंदियाँ लगी हुई है, बिंदिया से तात्पर्य है थोड़ा विराम। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता है अर्थात जो अब तक जो पल पल दृश्य परिवर्तित हो रहे थे, वो उन दृश्यों का जो जादू है जो हमारे मन को हर लेते हैं, मनोहारी है, वो जादू इस उषा का सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्य उदय हो गया है, पूर्ण रूप से प्रकाश सब तरफ फैल गया है। तो वो जो दृश्य अभी तक थे वो सब दृश्य अब अदृश्य हो गए हैं। इसी को कवि ने कहा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस प्रकार से उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से संयोजित किया है कवि ने। हमने जो इसके विवरण में पढ़ा था कि भाषा बिंब और लय का सुंदर संयोजन है, मणिकांचन संयोग है, तो हमने देखा है कि भाषा बहुत ही उत्कृष्ट है और बिंब प्रातःकालीन जो समय होता है उसके जो बिंब कवि ने दिए हैं, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है और इनकी तुलना उन्होंने, इनकी समानता उन्होंने प्रातःकालीन नभ से करके या प्रातःकालीन नभ की समानता इन सभी बिंबों से करके, और उन्होंने उस परिवेश को हमारे सामने प्रकट किया है, बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है।